नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान में बुर्के पर बैन लगेगा? वो इसलिए क्योंकि आज सामना, जो कि शिवसेना का मुखपत्र है, उसमें सुबह सुबह यह बात लिखी गई कि देश की सुरक्षा के लिए श्रीलंका में आतंकवादी हमले के बाद जिस तरह से बुर्के पर बैन लगा दिया गया है, उसी तर्ज पर हिंदुस्तान में भी ऐसा कदम उठाने का वक्त आ गया है। फिर तो क्या था, सियासी बवाल बवंडर, जिसमें शिवसेना ने तो यू टर्न मार लिया, लेकिन सामने आ गए असदुद्दीन ओवैसी। वही असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने ये कह दिया है कि ठीक है, बुर्के पर भी बैन लगाइए, इधर घूंघट पर भी बैन लगा दीजिए। यानी धर्म और राजनीति का चौथे चरण के चुनाव के बाद हर कोई अपना तड़का लगा रहा है। एक बहस इस पर करेंगे। हमारे साथ यहां पर लोग मौजूद हैं जो सवाल दागेंगे। तालियों के साथ आप सभी का स्वागत, क्योंकि आप लोग आज तीखे सवाल, और ज्यादातर इसमें छात्र हैं जो सवाल दागेंगे और सामने खड़े लोग उसका जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं ये रिपोर्ट। आतंकी फैक्ट्रियां तो हमारे पड़ोस में अभी भी चल रही है, और वहां तो एक ही उद्योग है, आतंक को एक्सपोर्ट करना। ये आतंकी देश में एक कमजोर सरकार के इंतजार में है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में आतंकवाद पर चर्चा कर रहे हैं और पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री बता रहे हैं, तो लगे हाथ सहयोगी शिवसेना ने भी सियासी सड़क पर घोड़े दौड़ा दिए। पार्टी के मुखपत्र सामना में श्रीलंका का हवाला देते हुए पीएम मोदी से बुर्के पर पाबंदी की मांग कर डाली। ये नकाब, हिजाब और बुर्खा इस प्रकार से हमारे सिक्योरिटी को थ्रेट बन सकती है। ऐसा किसी को मन में है तो उसको बैन करना चाहिए देश के लिए। हमारे संविधान में एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है। आप जीन्स पहने, आप बुर्खा पहने, नकाब पहने, घूंघट पहने, आप कुछ ना पहने, हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स वो लॉ है, पर नहीं समझ सकती है। इन चुनावों के बीच शिवसेना की मांग ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। पार्टी ने फौरन सफाई दी, कहा मोदी हैं तो किसी भी बैन की जरूरत नहीं। लेकिन भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर शिवसेना की मांग को जायज ठहरा रही हैं। और किसी प्रकार की बैन लगाने की मेरे विचार से आज कोई आवश्यकता नहीं है, और हर देश को अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाते हैं। भारत सुरक्षित है, मोदी जी है तो देश सुरक्षित है। किसी कारण से और कोई आतंकवादी या अन्य कोई इसका लाभ उठाते हैं और देश को हानि पहुंचती है, लोकतंत्र को हानि पहुंचती है, तो उसमें हमें देश को सर्वोपरि रखकर हमारी कुछ परंपराएं, उनको थोड़ा सा हमें उसमें ढील देना चाहिए। शिवसेना की मांग पर सियासत तो सुलग ही रही है, विवाद भी बड़ा होता जा रहा है। मुस्लिम महिलाएं आंखें तरे रही हैं, कह रही हैं कि धार्मिक परंपराओं को राजनीति से दूर रखो। हम लोग नहीं बंद कर सकते, हम लोग के इस्लाम में नकाब पहनना जरूरी है, तो हम लोग ये सब नहीं कर सकते। शिवसेना वाले कुछ भी करे, पर हम लोग के इस्लाम में ये सब नहीं हो सकता, ये गलत बात है। ये सब हम किसी के मजहब में दखल नहीं करते हैं, तो कोई हमारे मजहब में भी ये दखल अंदाजी ना करे तो अच्छा है। शिवसेना ऐसा बोल रहे तो शिवसेना का कैसा चलने देंगे हम। हालांकि विवाद बढ़ा तो शिवसेना ने सामना में लिखे लेख से किनारा कर लिया। अब पार्टी कह रही है कि मुखपत्र में लिखी बातों का आधिकारिक स्टैंड नहीं है। आज के दैनिक सामना में जो भूमिका आई है वो शिवसेना पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। शायद जो अलग अलग वर्तमान हो रहे हैं उसके संदर्भ में एक वो निजी मत उनका हो सकता है, लेकिन पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड वो नहीं है। भले ही शिवसेना अब कोई भी दलील दे, लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि सामना में लिखी गई बातें पार्टी के ही विचार होते हैं। बहरहाल बुर्के और नकाब पर पाबंदी की मांग ने एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। आज तक ब्यूरो। इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वागत शाजिया इल्मी का, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। महमूद प्राचा, सदस्य ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर एडवोकेट हैं, हमेशा आते हैं चर्चा में, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब, प्रेसिडेंट मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। संगीत रागी जी, आरएसएस आइडियोलॉग, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वारिस पठान हमारे साथ बाहर से जुड़ेंगे, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। और विष्णु जैन साहब, जो कि शिवसेना के समर्थक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जोश के साथ जरा ताली बजाइए, क्योंकि नेताओं को भी समझ में आए कि बहुत
जबरदस्त सवाल होने वाले हैं उनके सामने। सबसे पहला सवाल शाजिया इल्मी जी आपसे है। साध्वी जी कह रही हैं, साध्वी प्रज्ञा जी आपकी उम्मीदवार भोपाल से दिग्विजय सिंह के खिलाफ, कह रही हैं कि बुर्का बैन होना चाहिए। आपकी पार्टी कुछ और कह रही है। क्या जानबूझकर ये आप लोगों ने 10-15 मुंह खोल रखे हैं ताकि ध्रुवीकरण कर सके धर्म के आधार पर 5वें चरण के पहले? अंजना जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी इंसान जो भी लिबास पहनना चाहता है उसको उसकी आज़ादी है। अपने ऑडियंस में देखिए, भाई साहब को देखिए, इतनी खूबसूरत पगड़ी पहने हैं, पीछे देखिए कोई हैट पहना है, हमारे सिख भाई अपना टर्बन पहने हैं। वैसे भी कोई किसी भी महिला को, चाहे वो बुर्का पहनना चाहे या हिजाब पहनना चाहे या घूंघट काटना चाहे, उसको उसकी आज़ादी होनी है चाहिए। लेकिन किसी गलत शख्स को इस औरतों का जो हुकूक है उसको बेजा इस्तेमाल करके आतंकवादी नहीं बनना चाहिए और बुर्के को किसी तरह का हथियार नहीं बनाना चाहिए। तो हमारा किसी पहन के वोट भी नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल, और बुर्का पहन के नमाज जो है तिलक लगा के बुर्का पहन के नमाज भी नहीं पढ़ानी चाहिए। बुर्का पहन के मंदिर में जाके हिंदू औरत को बुर्का पहन के मंदिर में जाके पूजा भी नहीं करनी चाहिए। आपका नाम शाजिया है क्या? आ रही हूँ बात पूरी की फिर से बता दो। मेरा नाम शाजिया इल्मी है और मैं फिर से कहना चाहूंगी कि जो बात तस्लीम भाई ने कहा बिल्कुल सही है। बुर्का पहन के ना वोट लिया जाए, बोगस वोटिंग ना हो, आतंकवादी गतिविधियां ना हो, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और किसी भी तरह से जो एक धार्मिक आजादी है महिलाओं की, उसका बेजा इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल किसी शख्स को नहीं करना चाहिए। और इसकी आड़ में ना आतंकवादी किसी घटना को अंजाम देना चाहिए, नहीं कीजिएगा, ना ही बोगस वोटिंग करनी चाहिए। बैन कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? नहीं, मुझे लगता नहीं कोई। तो फिर साध्वी से क्यों बुलवा रही है सब? नहीं, साध्वी अपना बोल रही है। अरे अपना क्या होता है? अपना क्या होता है? साध्वी अपना बयान दे रही है। क्या हो रहा है? बिल्कुल साध्वी जी की सोच कर रहे हैं उनका। देखिए साध्वी जी की सोच है। करकरे जी पे उन्होंने जो बयान दिया, हमने उस पर स्पष्टीकरण दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी। साध्वी जी को इसीलिए लेके आए कि रोज वो एक बयान दे और आप लोग उस पर स्पष्टीकरण। लोग ऐसे कहते हैं, अलग अलग राय होती है, उनकी अलग राय। जीवीएल राव ने क्या कहा कि कोई औचित्य नहीं है इस बात का, और बैन का कोई स्कोप नहीं है, ना ही कोई संदर्भ है। गिरिराज सिंह भी अब कुछ कह रहे हैं। आपको 2-3-4 लोगों के का स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। आपने ऐसे कुछ लोग रखे हैं पार्टी में, जानबूझकर ही कहा जाता है कि रखा जाता है ऐसे लोगों को। जरा गिरिराज सिंह को भी सुन लेते हैं। आज देश और दुनिया में ये बुर्के की आड़ में कई ऐसे धमाके हुए दुनिया में, और चुनाव में तो निश्चित रूप से बुर्का पर बैन होनी चाहिए, और शिवसेना ने कोई गलत नहीं कहा। स्पष्टीकरण इस पे भी मैंने स्पष्टीकरण पहले भी इनकी निजी राय है। जीवीएल राव ने सुबह दिया, मैं अभी दे रही हूँ। पार्टी की आधिकारिक तौर पर कोई भी इस बात को सहमति नहीं है। खुद शिवसेना के उद्धव ठाकरे इसको वापस ले रहे हैं। तो जी ये उनकी सोच है, लेकिन पार्टी इससे बिल्कुल भी इसके इत्तेफाक नहीं रखती। मुझे लगता है नहीं, भारत में हम सब लोग सुरक्षित हैं। आतंकवादी अगर हमले होते हैं कश्मीर के अलावा, और गुरदासपुर की एक आध खबरें जो आई हैं बहुत ही दहशत से भरी हुई, उसके अलावा पूरा देश सुरक्षित है। और हिंदू मुसलमान बराबर से सुरक्षा की दरकार उनको सरकार से है। तो हम लोग हिंदू मुसलमानों को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, वारिस पठान में हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्यों यू टर्न क्यों मार लिया दिन होते होते? रात में तो अच्छे से एडिटोरियल काढ़ा था पूरा लिख के, सुबह होते होते दिन होते होते सूरज निकला नहीं, यू टर्न क्यों? देखिए ऐसा नहीं है। जहां तक पार्टी के थॉट प्रोसेस का सवाल है, शिवसेना काडर में हमेशा से एक चर्चा रही है कि बुर्के पे बैन लगना चाहिए, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस ये है, इस्लामिक लिटरेचर पे हमारा थॉट प्रोसेस है। अगर आप कुरान की धारा 33.52 पढ़ेंगे, यहाँ पे और भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, जहां पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि कहीं भी बुर्का पहनना औरत के लिए या किसी भी लेडी के लिए कंपलसरी नहीं है। और ये इस्लामिक लॉ का मिसयूज किया जा रहा है, मिस इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। और यहाँ पे बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स भी है, वो मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर ये कुरान की एक आयत दिखाते जहाँ पे बुर्का कंपलसरी है या नकाब पहनना कंपलसरी है। बल्कि हज के लिए जब औरतें जाती हैं कहीं भी कंपलसरी नहीं है। और ये हमेशा एक थॉट प्रोसेस रहा है। कितने इस्लामिक कंट्री है हाथ और पांव को, अंजना मैम, कितने इस्लामिक कंट्री है जहाँ पे बुर्का बैंड है? फारिस पठान साहब जवाब दीजिए। ये एडवोकेट है कि क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो भी है। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो अपने देश में चुनाव चल रहा है, ये टोटल वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है।
और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है उसको इस बात का नोटिस लेना चाहिए और इमीडिएटली सामना अखबार को जो शिवसेना का पोपट है, पोपट पैरट, उसको नोटिस इशू करना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब मैं शाजिया अलवी से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश की बात करो, हिंदुस्तान में कोई एक एग्जांपल मुझे बताओ जहां पे बुर्का पहनकर औरत ने आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दिया हो। बताइए मुझे, कोई एग्जांपल नहीं है। आप श्रीलंका, अमेरिका, जापान की बात मत करो। हमारा देश संविधान पे चलता है, उसी संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू किया है जिसमें ये बताया है कि राइट ऑफ चॉइस 377 क्या है सेक्शन। वोटर आईडी देखते वक्त हमारी महिला कर्मी जो है वो अगर हमारी मुसलमान बहनों के चेहरे देखे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 377 के जो ऑर्डर दिया था उसमें क्या लिखा था? राइट ऑफ चॉइस, मेरा राइट है, कोई किसी को फोर्स नहीं करता कि आप ये पहनो। और लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब मालेगांव में ब्लास्ट हुआ तो साध्वी प्रज्ञा ने क्या पहना था, अजमेर के ब्लास्ट में उपाध्याय ने क्या पहना था, कर्नल पुरोहित ने कौन सा ड्रेस पहना था, और हमारी कितनी बहनें, हिंदू बहनें घूंघट डालती है। आप क्या घूंघट पे भी पाबंदी लगा देंगे? यही शिवसेना था जिसने कहा था कि जींस अलाउड नहीं है। तो हमारा देश किस दिशा में जा रहा है अंजना जी? आज जींस पैंट, बुर्खा पैंट, चाहे घूंघट हो चाहे पर्दा हो, जब वोटिंग करने जाएंगे शक्ल आपको अपनी शक्ल दिखानी होगी ताकि वोटर आईडी के फोटो से आपकी शक्ल दिखती है कि नहीं, वो सबके लिए लागू होगा। उसको खत्म कर रहे हो। वारिस भाई, अरे मुझे क्या खाना, मुझे क्या पहनना, मुझे कहाँ घूमना, अब ये शिवसेना डिसाइड करेगा? क्या शाजिया अलवी डिसाइड करेगी कि वारिस पठान को दाढ़ी रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, टोपी पहनना चाहिए, अकेले मत कीजिए, कुछ हम लोगों के हाल आ गया है। ये साध्वी अलवी डिसाइड करेगी? देश की पूरी चिंता आप अपने कंधे पर मत ले लीजिए, आपके भौवें बड़ी तनी हुई लग रही है। मानेंगे नहीं मानेंगे आप? संविधान को मानेंगे नहीं मानेंगे आप? मिस्टर पठान, शिवसेना ने यू टर्न मार लिया, बीजेपी ने औपचारिक रूप से मना कर दिया, आपने लपक लिया, फटाफट घूंघट पर आपने अटैक कर दिया। आपको भी तो वही सूट करता है ना, वही पोलराइजेशन, वही ध्रुवीकरण सूट करता है, तभी इतने गुस्से में आ गए। ठीक 6 बजे अल्लाह बोल में बैठ के भौवें तान तान कर बोल रहे हैं। आप तो ये खुद ही कह रहे हैं कि नहीं करना है बैन। अरे अंजना जी, वक्त आ गया, भवे भी तानना पड़ेगा, आपको को भी तान लेना पड़ेगा, ये वक्त आ गया है। वरना वारिस पठान को बोलेंगे कल दाढ़ी निकाल दो, टोपी पहनना छोड़ दो, कुर्ता हिजार पहनना छोड़ दो, तो कहां जाएगा देश? पोलराइज करने की टेक्निक ये कर रहे, क्योंकि बौखलाहट है। शिवसेना और भाजपा का हिपोक्रेसी पूरे देश ने देखा ना। चुनाव के 3 महीना पहले तक लड़ रहे थे, सौतनों के वहां भी फाइट हो रही थी, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। चुनाव के ठीक पहले आगे बोले हम साथ में लड़ेंगे। अरे साथ में लड़ेंगे, आज फिर से हिपोक्रेसी का आपने एक बोल देख दिया पूरा। अरे तो कहां जा रहा है हमारा देश? आज मोदी ने कहा जय श्री राम के नारों से शुरू कर दी बात। अगर वारिस पठान नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलेगा तो आपको पसंद आएगा? मुझे उसी वक्त आज देशद्रोही करार करके भेज दोगे पाकिस्तान। आप जय श्री राम का नारा जो ठीक है जनाब, वकीलों को भी आने दीजिए। अभी 2 मेहमान हैं जिनके पास मैं गई भी नहीं हूँ। मिस्टर रागी, वो कह रहे हैं जय श्री राम भी जो बोला है वैसे ही वो अल्लाह अकबर अगर बोलने लगे हो वैसे ही तो तूफान आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी देश में। राम भारत की आत्मा है, राम के बगैर भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत होने का मतलब राम से इजाजत ले लिए कि पॉलिटिकल इस्तेमाल करेंगे चुनाव के समय? भगवान से पूछ लिया है क्या? बाहर नहीं निकल रहे, भगवान ने ये दे दिया कि दक्षिणा मेरे नाम का इस्तेमाल कर सकते। यदि इस देश से राम को, कृष्ण को हटा दें, बुद्ध को हटा दें, महावीर को हटा दें, तो फिर भारत और बाकी देशों में अंतर ही क्या रह जाएगा? एक बात। दूसरी बात, अल्लाह में दुश्मन है क्या? एक मिनट आप अल्लाह का भी जिक्र कर लेते, अल्लाह का भी कर लेते भाई। अगर वो यही तो कह रहे हैं, अगर अल्लाह अकबर बोल देते तो सुनामी आ जाती। सुनिए, नहीं उसके बारे में भी भारत का क्या रुख है वो भी स्पष्ट कर दीजिए प्लीज। डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए। बुर्का कुरान के किसी भी आयत में नहीं है। ये एक प्रथा है, एक कुरीति है, जो एक मध्ययुगीन प्रथा है, और इसे कुरीति हम कह सकते हैं। एक आधुनिक समाज में बुर्का के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। क्या जितने पश्चिम के देश और जो इस्लामिक देश थे, यहां तक कि टर्की ने भी बैन किया है, तो क्या वो इस्लामिक कंट्री नहीं रह गए? ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया तो वो प्रगतिशील समाज नहीं है, वो लोकतांत्रिक समाज नहीं है। इटली ने बैन किया, जिनकी महारानी को ये रोज कांग्रेसी लोग पूछते हैं और बाकी लोग हमारे पूछते हैं, वहां भी बैन किया गया है। इटली की महारानी के देश में भी बैन किया गया है।
बेल्जियम में बैन किया गया है, फ्रांस ने बैन किया, स्विट्जरलैंड ने पूरा बैन किया, और मुसलमान है जब ह्यूमन राइट्स की बात, फ्रांस जैसे मुल्कों में लेकिन हर रिलीजियस आइडेंटिटी बैंड है। आप तिलक भी नहीं लगा सकते, आप टोपी भी नहीं पहन सकते, कहीं भी आप अपने रिलीजन का चेहरे पे अपने लिबास में मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते। जब ऑस्ट्रेलिया में फिर आपसे कहा जाएगा कि आप भी जो यहाँ पर करते हैं उसको रोकना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में बैन हुआ था, वो भी रोकना पड़ेगा फिर जो आप करते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे समझ रहे हैं कि नहीं आप? मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे, आप समझे कि नहीं? मैं ये कह रही हूँ कि हर तरह के रिलीजियस कोई भी धार्मिक वस्तु, कपड़ा, बिंदी, तिलक कुछ भी लगाने पर है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये रिलीजियस नहीं है। एक मध्ययुगीन इस्लाम के मानने वालों के, चूंकि वहां पहनते थे इसलिए वो एक सांस्कृतिक पहचान है। ये रिलीजियस से इसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया के मुस्लिम नहीं है, अमेरिका में जो बुर्का नहीं पहनते वो मुस्लिम नहीं है, जो टर्की के अंदर जो इस्लामिक कंट्री है वहां पर बुर्का नहीं पहनते वो क्या मुस्लिम नहीं है? मतलब यही मुसलमान मतलब ये चाहते हैं कि बुर्के पे बैन हो। अभी ये कह रहे थे कि हम नहीं चाहते, लेकिन ये प्रूव यही कर रहे हैं कि बुर्के पे बैन हो। जितने मुसलमान ये हैं, सही बात है। आप चाहते हैं कि बुर्के पे बैन हो, आप चाहते हैं कि बुर्के पे बैन हो, हाँ या ना बोलिए ना। देखिए मेरी आपकी पार्टी और आपकी विचारधारा के लोग कह रहे हैं हम नहीं चाहते। आपको तो डरते नहीं देखा, तो बोलिए मन की बात, बताइए ना, आप चाहते हैं बुर्के पे बैन हो, बोलिए हाँ या ना। हूं कि ये मध्ययुगीन कुरीति है, इसे समुद्र में फेंक देना चाहिए। हाँ ना, आप चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप अपने समाज में सुधार कीजिए, आप सरकार चला रहे हैं, आप चाहते हैं बुर्के पे बैन हो। शादिया इल्मी बताइए, शादिया इल्मी बताइए, शादिया बुर्के पे बैन है। आप बताइए, आप ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, आप बोलिए आप चाहते हैं बुर्के पे बैन हो। आप अपनी पोजीशन वादी कीजिए। आपकी पार्टी, ये इस सवाल को छोड़िए बुर्के का क्या ऑफिशियल स्टेटस है। आपकी पार्टी चाहती है कि बुर्के पे बैन हो या ना हो? अब आपके पास जवाब नहीं है। आप बेरों में दुखिया मिला रहे हैं दोनों लोग मिलके। आप वाज़ेह बात कीजिए, आप देश को वाज़ेह बात बताइए, आप बुर्का पे बैन चाहते हैं या नहीं, हाँ या ना? मैं तो कहता हूं बैन होना चाहिए। क्या बताया? क्या बताया? नहीं, आपकी समझदारी बहुत खराब है, आपकी समझदारी खराब है। आप हाँ या ना में बोलिए। मैं चाय बेचने वाला, पकौड़े वाला हूँ, इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे हाँ या ना में मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे पकौड़े वालों का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। नहीं, मैं जाहिल हूँ, मैं जाहिल मुतलक हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं मान रहा हूँ कि मैं जाहिल हूँ, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। मैं जाहिल मुतलक हूँ। आप बताइए मुझे हाँ या ना। आप मुझे आप इतना पढ़े लिखे मत बनिए मेरे सामने आप काले अक्षर की तरह बीच मत बजाइए। हाँ या ना में बताइए, हाँ या ना में बताइए। आप बुर्के पे बैन चाहते हैं? पैर की बातें हो रही हैं, बेसिर पैर। नहीं, आप इनसे पूछिए ना, ये बरगलार है पूरे मुल्क को। ये हम जाहिलों को बरगलार है, अगर पढ़े लिखे हैं तो बाकी लोगों को बताएं। नहीं, आप उड़ा रही हैं। मुझे आपके इनका खूब अंदाजा है, आपके इनका खूब अंदाजा है। आप पढ़ लिखे कभी नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं, आप पढ़े लिखे, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। आप बताइए, आप बता नहीं पा रही हैं। आप एक जाहिल के सामने सच बोलने की जरूरत नहीं रखती। आपका मसला ये है कि आप जाहिलों के सामने भी सच बोलने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर। आप मुराफकत करते हैं, आप दिल के अंदर कुछ रखते हैं, ज़बान पे कुछ और रखते हैं। ये मसला है आपका। आपका इलेक्शन नॉमिनेशन खारिज हो गया है, आज तेज प्रताप का भी खारिज हो गया। वो डीप स्टेट यही काम है। इस्लामिक लॉ में कहां पे इसको कंपलसरी बताइए जल्दी। राजा सीनियर मुझे मौका दिया, टाइम हो रहा है, जल्दी बोलिए। बताना चाहता हूं लेकिन माहौल ऐसा ही है, बोलिए। हाँ बोलिए। अच्छा ऐसा माहौल है तो फिर मैं ऐसे ही बोलता हूं। बोलिए। अब ये सब बोले तब भी मेरी आवाज आएगी, मगर मैं ऐसा करना नहीं चाहता। देखिए अभी जो बुनियादी मुद्दा है, मैं 2 बिंदु उठाना चाहता हूँ। पहला बुनियादी बिंदु ये है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये चुनाव बुरी तरह से हार रही है, ऐसा लगता है। इनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं जो अमित शाह जी ने लगा रखे रिसर्चर्स के ऊपर और जो सिफोलॉजिस्ट है उनके ऊपर सर्विस करते रहते हैं। तो ये हर कोई इनका मुद्दा कामयाब नहीं हो रहा, तो ये मुद्दे उछालते रहते हैं कि कौन सा मुद्दा क्लिक करेगा। जैसे ही वो मुद्दा फेल होता है, जैसे ही वो मुद्दा फेल होता है तो उसको विड्रॉ करते हैं। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को फोन करके जी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। एग्जैक्टली ऐसा नहीं, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ होगा। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कुछ बुलवाया और उसके बाद यू टर्न ले लिया जब इनके सिफोलॉजिस्ट ने ये बताया कि इससे बड़ा नेगेटिव जा रहा है इफेक्ट पूरे देश में।
शाजिया इल्मी साहिबा, किसने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के जो नाम है वो कोर्ट करके उनको पूरा करने दीजिए, बात तो पूरी करना है। हमने आपको ब्रेक का टाइम हो रहा है सर, ब्रेक का टाइम, ब्रेक का टाइम में आपको रिएक्शन देखिए, उस तरफ दो इस्लामिक स्कॉलर खड़े हैं और उनमें से दोनों में के बाद जो एक सबसे पढ़ी लिखी महिला है यहाँ पे इस्लामिक लॉ के बारे में, वो चुप बैठी है। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही शुरू में और बहुत ही बैलेंस्ड बात कही कि ये राइट टू फ्रीडम है, औरतों का भी और मर्दों का भी, कुछ भी पहनू फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही रागी साहब ने इशारा किया वो भी खिलाफ बोलने लगे। तो ये दबाव जो है ना, ये दबाव जो है, ये दबाव महिलाओं के ऊपर आरएसएस बनाती है, क्योंकि आरएसएस में महिलाओं को बोलने की आजादी नहीं है। या दबाव मौलवी, अच्छी बात बोली, या दबाव मौलवी और स्वयंभू नहीं, जबरदस्त बात बोली, उसकी आवाज कैसे दबा दी? एक सेकंड इतनी अच्छी बात को कैसे दबा दी? ये है उनके दबाव में वो बोल रही है या आपके दबाव में हजारों महिलाएं बुर्का पहनने को मजबूर है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए, ये मेरा जाती वो है ना। तो क्या धर्म को जानबूझकर चौथे चरण के चुनाव के बाद फिर से नए सिरे से घुसाया जा रहा है? बुर्के पर बहस और अब ओवैसी जी को मोदी जी के भाषण में आज एक और परेशानी दिख गई है। पहले सुन लीजिए, फिर आगे आपको बताएंगे। मोदी के जय श्री राम के नारे पर सवाल खड़ा कर दिया असदुद्दीन ओवैसी ने, और क्या कहा है आपको जल्दी से सुना देते हैं, फिर चर्चा आगे लिए चलेंगे। इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई की मांग भी की है। रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके इस आर्टिकल को वो इमीडिएटली इसका नोटिस लें, और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, एमसीसी का ग्रेव वायलेशन है, और ये पूरे मुल्क में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम खवातीन के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ। तो इलेक्शन कमीशन को फौरन इसका नोटिस लेना चाहिए। आइए चर्चा को नए सिरे से लिए चलते हैं आगे, और एक बार वारिस पठान जी से इस पर जरा पूछ लेते हैं, क्योंकि हमने तो इंशाअल्लाह तो बार बार बोलते हुए हैदराबाद की गलियों में सुना है, जब खास तौर पर उनका कैंपेन ट्रेल किया था। तो ये क्या बोल रहे हैं, मतलब ओवैसी जी क्या बोल रहे हैं? पठान साहब। नहीं, ओवैसी जी ने जो कहा वो आप सुनिए अंजना जी। उन्होंने कहा क्या मोदी ने आस्था का वो किया है या कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर प्राइम मिनिस्टर बने? आस्था से तो देश नहीं चलने वाला है। आपका संविधान में अगर मैं ये बोल दिया होता मेरी स्पीच के पहले, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तो मेरे खिलाफ तो एमसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो जाता, ईसीआई नोटिस दे देता, आप लोग मुझे पाकिस्तान भेज देते। मगर नहीं हो रहा है वो सब। तो मोदी के खिलाफ क्यों एमसीसी का एक्शन नहीं लिया जा रहा है? क्यों वायलेशन का एक्शन नहीं लिया जा रहा है? मोदी बोल रहे थे और अरे एक सेकंड, मोदी इंशाअल्लाह अब तो मोदी पीएम नहीं रहेगा, ये तो रोज बोलते हैं वैसे। बिल्कुल, हम तो आज भी बोल रहे हैं 23 मई के बाद मोदी बनने वाले हैं। अल्लाह को याद करने में क्या कौन सा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग मोदी बनने वाले हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये आप और देख लेंगे। रोजाना अपने जो आपके वक्तव्य होते हैं, भाषण होते हैं, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह आप कह सकते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जबान में जय श्री राम कोई कहना चाहे एक साथी दूसरे साथी को, उसमें आपको तकलीफ है? ये कैसी बात हुई? समझ में नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस तो आप पढ़ते नहीं है। माशाअल्लाह, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, इसमें कोई वो नहीं है। मगर जय श्री राम बोलकर देश का प्रधानमंत्री पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिलीजन बेसिस पे आप चुनाव नहीं लड़ सकते, रिलीजन बेसिस को अपनी स्पीच में नहीं यूज करते। तो मैं वो बोलता हूँ ना, इंशाल्लाह माशाल्लाह नहीं, मैं कहता हूँ अगर मैं नारे तकबीर अल्लाह या राम को याद करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन भगवान को घुसाते हैं ना भाषण में। मोदी चिल्लाते रहे भारत माता के ऊपर, अगर मैं खामोश बैठा हूँ पाकिस्तान देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया होता अब तक आपने मुझे अंजना जी। आप क्यों, अब मोदी क्या करेंगे? नीतीश कुमार कहाँ देशद्रोही पे बड़े समुदाय की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें ठेस पहुंचा रहे हैं। देश विरोधी किसी के जज्बात के साथ आप खेलिए नहीं ऐसे। खामोश है नीतीश कुमार की बात पर, है ना? सही बात है ना? देश विरोधी बनने की ऐसी लालसा। जल्दी से जिन दो पक्षों की आप बात कर रहे हैं वो तो धर्म का मिसयूज करते ही हैं अपने जाति, दोनों करते हैं ना, दोनों ही करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों ही करते हैं। क्या करते हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर होकर। हम तो राजनीति के लिए नहीं करते ना, राजनीति के लिए नहीं, राजनीति के लिए करते हैं, सही करते हैं, लेकिन लोगों को बेवकूफ बना के वोट लेने के लिए नहीं करते। मोदी जी ने अपनी हर एक स्पीच में ऐसा नहीं बोला है, अपने हर एक भाषण में ऐसा नहीं बोला है, इसमें खास तौर पे बोल रहे हैं। वही बात है कि जब सब चीजों से उनका बिल्कुल हौसला टूट रहा है, तो अब एक बार फिर तो ये इसलिए मैं कहना नहीं चाहता कि बात अगर मोदी जी अपने हर भाषण में नहीं बोलते हैं, ये राम, हमें तो किसी बात का नाम नहीं लेना चाहते, रावण की स्थिति में आ गए हैं। मैं ये देखिए, वो रावण का, ये देखिए, राम को जय श्री राम करके मत बोलो। ये देखिए,
अगर मैं राम का नाम लूंगा तो बोलेंगे नाम मत लो, नहीं लूंगा तो नहीं लिया। मतलब किस तरीके से आप सेटिस्फाई होंगे बता दीजिए। मैं रामचंद्र जी का आप नाम ले रहा हूं कि मोदी जी रामचंद्र जी का नाम गलत तरीके से बेचते हैं, शर्म आनी चाहिए उन्हें। अब फिर बुरा लगेगा इन्हें। रामचंद्र जी को इतनी छोटी वस्तु नहीं है कि वोटों के लिए तोल दें। ये बहुत दुख होता है, हर एक भारतीय नागरिक को दुख होता है। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। अगर उन्होंने 5 साल में कोई भी काम किया था तो वो गिनवाते ना, वो नहीं कि रामचंद्र जी के नाम। शाहजिया जी जवाब ले ले फिर रहमानी साहब के पास। शाहजिया जी देखिए, अगर मोदी जी जय श्री राम कहते हैं अयोध्या नगरी में जाकर, रोज कहे ना, वो नहीं कहेंगे। वो इलेक्शन हिंदू नहीं है राहुल गांधी की तरह। अच्छा, इलेक्शन आने के वक्त में जो है जनेऊ पहन के घूमते हैं। वो रोजाना सुबह शाम पैदाइशी तौर पर और हमेशा की तरह अपने धर्म के तौर पर। मगर हम क्यों नहीं सुन पाते? आज क्यों सुना पहली बार? मगर हम कभी सुन नहीं पाते, आज क्यों सुन पाए? ये गोत्र की बात नहीं करते। हम तो चाहते हैं रोज बोले वो। रहमानी साहब जरा बुर्के पर वापस आ जाए, आपका फेवरेट टॉपिक है। बड़ा बरस रहे थे आप उन पर। नहीं, एक सेकंड, प्राचा साहब ने पाबंदी अगर लगाना इस देश में तय कर लिया है बिना सवाल का तो क्या जवाब दीजिए? तौर पर पाबंदी लगा दे। मुसलमान औरतों को या मुसलमानों को बुर्के पे पाबंदी लगाने से कोई बड़ा मसला होने वाला नहीं है। मसला होगा उन लोगों को जो हमारी हिंदू बहनों को बुर्का उड़ा के और केरल में भेजते हैं नमाज पढ़वाने के लिए कि औरत नमाज पढ़ा रही है। हिंदू बहनों को बुर्का उड़ा के मंदिर में भेजते हैं कि देखो औरतें पूजा कर रही हैं। हिंदू बहनों को बुर्का उड़ा के प्रचार करवाते हैं, उनको होगी परेशानी बीजेपी को होगी, परेशानी आरएसएस को होगी, मुसलमान औरतों को नहीं होगी। ये एक इलेक्शन स्टंट था जो सामना के उन्होंने छोड़ा था और छोड़ के फिर वापस भी ले लिया, सिर्फ इसलिए कि आप लोग इस पे चर्चा करें। इससे ज्यादा इसका कोई औचित्य नहीं था। कोई चर्चा नहीं होनी वरना ये भी यही कह रही है, शाजिया भी ये कह रही है कि हमको पाबंदी लगानी। रागी साहब जो है सिर्फ एक आपके साथ प्रॉब्लम है ना, सवाल सुन रहे हैं आप ना, काउंटर सुन रहे हैं, ऐसे नहीं होगा ना सर। बुर्के पर जिसको कई मुल्कों ने, कई इस्लामिक मुल्कों ने भी विश्व में बैन किया है, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्यों? रहमानी साहब ये कैसे तय कर सकते हैं कि उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? आरएसएस की प्रॉब्लम ये है कि वो पब्लिक, आप मुझे जवाब दीजिए ना। मैं एक महिला की तरह आपसे ये पूछ रही हूँ, बुर्के पर चर्चा में आपका हाजमा क्यों खराब हो जाता है? सीधा सवाल है, जवाब दीजिए। पाबंदी लगाइए, You dare ban it. फिर डेयर? आप धमकी क्यों दे रहे हैं? जवाब दीजिए ना। आप ये डराते क्यों हैं? कह रहा हूँ, आप लगाइए ना। मैं तो कहता हूँ आप कुरान शरीफ में जो आपके तर्जुमे है वो लाइए, बाप कुरान शरीफ को बैन कर दीजिए। आप बुर्के को भी बैन कर दीजिए, कीजिए ना। चलिए, आई डोंट से डेयर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप लगाइए ना पाबंदी। आप लगाइए पाबंदी ना। अरे आप लगाते भी नहीं है, ये लिप सर्विस क्यों कर रहे हैं? आप बेचारे मुसलमान हमारे साथ आप ये ज़बानी हमारे चर्चा क्यों करना चाहते हैं? आप पाबंदी लगाइए ना। आपके अंदर अगर जुर्रत है तो आप पाबंदी लगाइए। ये क्या बात है? खड़े होकर बात के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप झूठ को, हिंदू भाइयों के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, अभी मुसलमानों के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। ट्वीट दिखाओ, आपकी शान में कितने कसीदे मुसलमान पढ़ रहे हैं, ट्वीट दिखाओ मैं आपको। आप बात दिखाओ, आपकी शान में कितने कसीदे पढ़े जा रहे हैं मुसलमानों की तरफ से। यहाँ पर खड़े होकर आप अपनी मुसलमानी इस्तेमाल कर लीजिए। आप जाइए बाजार में, आप जाइए मुसलमानों से मोहल्ले में, आप मोहल्ले में खड़े होकर कहिए मैं शाजिया इल्मी बुर्के पे पाबंदी लगवाना चाहती हूँ। प्लीज एक सेकंड, रहमानी साहब आप धमकी दे रहे हैं क्या शाजिया मुसलमानों को? क्या बुरा है इसमें? आतंकी क्या शाजिया मुसलमान होने के आप डरा क्यों रहे हैं? उनसे कहता हूँ कि आप डरा रहे हैं, धमकी क्यों दे रहे हैं? डरा नहीं रहा। अरे क्या शाजिया इल्मी नहीं कह सकती कि हाँ बुर्का बैन होना चाहिए? क्या हो जाएगा? मस्जिद दिल्ली की सीढ़ी पे खड़े हो, आप डरा क्यों रहे हैं उनको? अरे इसमें डर की क्या बात है? आप डरा रहे हैं कि जरा वहां बोल के दिखाए। ये मुसलमान हैं, अपने मुसलमान बहनों को पुकारे, उन पर जुल्म हो रहा है और कहे कि बुर्के का बहिष्कार करो। आइए जामा मस्जिद की दिल्ली पे, मैं भी खड़ा होता हूँ। आप यहाँ टेलीविजन के स्टूडियो में खड़े होकर ये दावा कर रही हैं। आपको मुसलमान बहनों के लिए कहना चाहिए जो कुरान आपको मालूम होगा कि मुसलमान औरतें क्या चाहती है और आप क्या चाहती है, दोनों में फर्क मालूम हो जाएगा। आपको मालूम हो जाएगा कि आप मुसलमान औरतों की मंशा के खिलाफ बात करती हैं, ये मालूम हो जाएगा। आप टेलीविजन चैनल पे अकेले खड़े हो के साथ जुल्म हो, वो आप तो मजलूमों के बीच है, लेकिन आप उस मजलूम के बीच जाइए, मजलूम के बीच बात कीजिए ना। अरे रहमानी जी, आपका एक तो फुल स्टॉप है, नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे 1 घंटे डील करूंगी, लेकिन बीच बीच में सर थोड़ा सा इधर देख लीजिए और सवाल सुन लीजिए। मैं हिंदू होकर
आज भी हिंदू रहती हूँ, घूंघट के खिलाफ बोलकर उसका बहिष्कार करके, ये कह के कि कोई मुझे नहीं घूंघट, बीच बाजार कहीं भी खड़े होकर मैं बोल सकती हूँ। लेकिन शाजिया इल्मी अगर बोल देगी कि बुर्का, फिर पूरा सवाल नहीं सुन रहा। मैं इनसे यही कह रहा हूँ कि आप अगर ये बोल दे तो ये मुसलमान नहीं रहेंगे। आप कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती। ये बताना चाह रहा हूँ, मेरी माँ बुर्का पहनती रही है, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं बुर्का नहीं पहनूंगी। मैं आजादी से जाऊंगी, देश में काम करूंगी, पब्लिक प्लेसेस में जाऊंगी और मैं अपनी सब मुस्लिम बहनों से कहूंगी कि किसी तो ये कम मुसलमान नहीं होना चाहिए। जाके आइए, तो ये कम मुसलमान जाके आइए। आपका अपनी चॉइस है। इनका वेलकम करूंगा जिस दिन ये जाएंगी, जिस दिन ये जाएंगी मैं वेलकम करूंगा। हार के धमका रहे हैं, अब देख रही हैं, अब धमकी दे रहे हैं। ये धमकी है, मैं तो मधु कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हार के खड़ा होगा, इसलिए कि आप जा नहीं सकती। मैं जानता हूँ आपको मालूम है कि आप गलत बात कर रही हैं, आपको मालूम है आप गलत बात कर रही हैं, आप जा नहीं पाएंगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और आप सब क्यों जाएंगे, जाए जरा, आइए, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम विद ओपन आर्म। आइए, हम हार और फूल लेके आपका इस्तेमाल करेंगे, ये खौफ की भाषा हम आपका इस्तेमाल करेंगे। प्लीज आप तो आइए, जी सवाल है, सुनिए। मुसलमानों को ये प्रश्न है कि सर आज आप फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं कि वही ट्रिपल तलाक जब पार्लियामेंट में आती है तो वैसी साहब खड़ा होकर उसका विरोध करते हैं। बिल्कुल। और आज इस्लामिक कानून क्या इजाजत देता है कि बहन बेटियों को, आज उस समय तो कहते हैं कि आप जींस नहीं पहनना चाहिए, लेकिन आज जब बुर्का की बात आती है तो आप कहते हैं कि जींस पहननी चाहिए। तो फिर ये दोहरापन क्यों आप लोग रवैया अपनाते हैं? पठान साहब, उन्होंने कभी जीन्स पहनने को नहीं कहा है, कहाँ है आप? सुनिए साहब, आपके सवाल का जवाब सादा सरल ये, संविधान और सुप्रीम कोर्ट मुझे ये इजाजत देता है कि मुझे जो पहनना है मैं पहन सकता हूँ, मुझे जो खाना है मैं खा सकता हूँ। ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने कानून भी पास किया 377 का, जब मैटर चला उसमें वर्ड लिखा है चॉइस। ये मेरा चॉइस है, मुझे क्या पहनना नहीं पहनना, हम किसी को फोर्स नहीं करते। मैं नहीं बोलता हूँ किसी मेरी माँ बहन को कि आप बुर्का मत पहनिए या पहनिए, अपना राइट है। ट्रिपल तलाक में भी तो चॉइस होना चाहिए ना जी, ट्रिपल तलाक में भी चॉइस होना चाहिए ना, ये दबाव नहीं होना चाहिए ना रहमानी साहब की तरह की अगर जाना है तो बीच में मुसलमानों के बीच में जाकर बोलो, हिम्मत दिखाओ। अरे हम तो सुप्रीम कोर्ट के मगर क्या अमित शाह ने सबरीमाला के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के कायदे का पालन किया? हम तो सुप्रीम कोर्ट के कायदे को माने, पालन किया। मगर बीजेपी अमित शाह ने क्या सबरीमाला के केस में सुप्रीम कोर्ट को दिखाता हूँ, आप नहीं किया। ईमान नहीं बेचा मैंने अभी तक, जिस दिन बेचूंगा जो बुर्के के खिलाफ आपको क्या मिल गया? जो बुर्के यहाँ पर रहकर औरत को बेइज्जत कर रहे हैं, या तो हम नहीं है, गलत बात, या तो हम नहीं है, या किसी लेडी को बेइज्जत कर रहे हैं, चैनल में किसी लेडी को बेइज्जत कर रही है, नहीं हो सकता है, नहीं आप नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं? ईमान रहमानी साहब, फिर मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप शोर छोड़ दो, मेरे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। रहमानी साहब, अगर आप पर्सनल अटैक करेंगे तो मैं आपसे कहूंगी कि आप प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज स्टॉप इट, प्लीज रुक जाइए। रहमानी साहब, आप धमकी दी आपने पहले, अगर आप आके दिखाना चाहते लगातार आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं, लगातार आप आके दिखाओ, आके देखो वहाँ पे, ठीक है? मैं आपको फिर कह रहा हूँ, रहमानी साहब फिर कह रहा हूँ, आप आइए जाओ स्टूडियो पे, मुसलमानों से कहिए मजलूम और बुर्का पहनना बंद करो। और मैं ये सवाल आपसे अपनी बदतहजीबी, अरे आप तशरीफ लाइए भाई, का मुजाहरा कर रहे हैं, आप अपनी बेइल्मी का मुजाहरा कर रही हैं, अपने ईमान का मुजाहरा कर रही हैं, क्यों नहीं है आप अपने ईमान का मुजाहरा कर रही हैं। बुर्का पहने या ना पहने, क्या आदमी आप लोग एक बार बुर्का ट्राई तो करके देखिए कैसा लगेगा आप लोगों को बुर्का पहनते हुए। कह रहे हैं कि इतनी गर्मी में आप भी जरा ट्राई कीजिए, बुर्का पहन के निकलिए तो आपको पता चलेगा। मेरे सवाल का आंसर करिए। एक सेकंड, शोर में इनका आवाज ठीक से सुनाई नहीं दिया था। जीन्स और शर्ट पहना है, अगर कोई आपसे कहे कि आप ये ना पहनिए तो आपकी चॉइस है ना, अच्छा लगेगा। आप किसी पे दबाव तो नहीं डाल सकते ना कि एक औरत बुर्का ही पहने, उसकी चॉइस है सर कि वो बुर्का पहने या ना पहने। नहीं है, मेरी चॉइस शर्ट एंड पैंट नहीं है। अगर कोई फोर्स करे कि मैं शर्ट एंड पैंट पहनूं तो ये तो मेरी आजादी को कर्ब करना। आप एक बार गर्मी में पहन के देखिए, आप एक दिन के लिए मैं आपको चैलेंज करती हूं। आप उससे हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। अगर कोई बुर्का पहनना चाहती है उससे पूछिए। नहीं, आप पहनिए ना, अभी मंगवाइए इनके लिए बुर्का, ये पहन के देखेंगे। अभी मुझ पे क्यों फोर्स करेंगे आप? मुझ पे क्यों फोर्स करेंगे?
मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप बुर्का पहनिए। क्या मैंने आपसे कहा बुर्का पहनिए? आप बिला वजह में बात कर रहे हैं। बड़ी खबर बीच में आ रही है, आपको रोक रही हूँ मैं। मसूद अजहर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। हिंदुस्तान के नजरिए से एक बड़ी कामयाबी। मसूद अजहर, जिसको बार बार यूएन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराने की कोशिशों में हिंदुस्तान लगा हुआ था, आखिरकार उसमें कामयाबी हासिल हुई है और यूएनएससी ने, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया है। सुरक्षा परिषद से अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया गया है। गौरव सावंत हमारे सहयोगी यहाँ पर हो रहे। गौरव, खुशी की लहर देखिए आज स्टूडियो में भी है। जैसे खबर आई है यहाँ पर सब भारत माता की जय के नारे लगाने गए हैं। बड़ी कूटनीतिक जीत और आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जाएगा। गौरव, निश्चित तौर पर अंजना बहुत बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए। मौलाना मसूद अजहर, वो आतंकवादी जो संसद में हुए हमले से लेकर पठानकोट में हुए हमले में के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसको आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूनाइटेड नेशन से 1267 सैंक्शन कमेटी के तहत एक आतंकवादी घोषित कर दिया है। पिछले लगभग 10 वर्षों से ये प्रयास निरंतर चल रहा था लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। 15 में से 14 देश इसके लिए तैयार थे। चीन अड़ंगा लगा रहा था, लेकिन इस बार भारत के निरंतर प्रयास की वजह से चीन ने भी अपना जो अंकुश था उसे हटा लिया, रोक लिया और आज बिल्कुल अभी ये खबर आई है कि यूएन ने 1267 सैंक्शंस कमेटी में मसूद अजहर को आतंकवादी, इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। अंजना, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लगातार जो कोशिशें थी गौरव, जिसकी वजह से चीन अब धीरे धीरे झुकता नजर आ रहा था, माने कि उन्हीं कोशिशों का अंत में नतीजा है, क्योंकि फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश खुलकर सामने आ रहे थे और वो भी इस मोशन को पास करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में चीन पूरी तरह से घिर गया था, पाकिस्तान का मुखौटा हट चुका है। ऐसे वक्त पर पाकिस्तान का साथ देना भारी पड़ता। बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि चीन ने कई बार, लगभग 3 बार पिछले 4 वर्षों में भी चीन ने यही अंकुश लगाए रखा, लेकिन सरकार निरंतर प्रयास करती रही। जो हमारे राजदूत हैं, जो हमारे राजनयिक हैं, जो नेता हैं, वो सब लगातार इसमें लगे रहे। पहली बार जब चीन ने इस पर अंकुश लगाया तो चीन ने कहा कि कुछ और सबूत चाहिए। सैयद अकबरुद्दीन यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये सारी जानकारी विश्व भर के पास है। यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में अंजना 15 देश है, 15 में से 14 देश भारत के पक्ष में थे, केवल चीन अंकुश लगा रहा था। और उसके बाद चीन के अंकुश पर भारत ने चीन से बार बार बात की। अजीत डोभाल जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने, विजय गोखले जो हमारे विदेश सचिव हैं, उन्होंने यहाँ तक कि कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से लगातार ये मुद्दा उठाया, जितनी बार मिले उतनी बार उठाया और उसके बाद उसी का नतीजा है कि आज यूएन में चीन ने अपना जो अंकुश इस पे था वो हटा लिया और मसूद अजहर एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित हो गया है। जनाब गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ, इस पर चर्चा करेंगे। एक बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान के नजरिए से देखें तो चीन जो अब तक अड़ंगा लगाता रहा है, 3 बार ऐसी कोशिशें आई और पिछली बार तो इस बार जब हमला हुआ और उसके बाद हिंदुस्तान ने ये कोशिश की कि उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी साबित किया जाए, घोषित किया जाए। टेक्निकल एरर बता दिया और टेक्निकल ग्लिच को लेकर उसका बहाना बनाते हुए चीन ने अड़ंगा लगा दिया था, लेकिन अब बड़ी कामयाबी। सबसे पहले इसी पर चर्चा को अब आगे ले जाते हुए आपके साथ मैं शाज़िया इल्मी एक रिस्पांस की शुरुआत करती हूं। हिंदुस्तान के नजरिए से एक बड़ी कामयाबी, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक विक्ट्री है और ढेर सारी बधाइयां सब लोग जो यहां मौजूद है। जो बैन के बारे में कहा था वो बैन अब लग गया है। सिर्फ और सिर्फ चीन जो है इसकी मुखालफत कर रहा था, लेकिन भारत की जो लीडरशिप रही है, जो कूटनीतिक जीत हुई है, जिस तरह से हमारे डिप्लोमेट सामने आए हैं, जिस तरह से पूरे वर्ल्ड ने, पूरे विश्व ने साथ दिया है भारत का,
उस दबाव के चलते चीन ने आखिरकार मसूद अजहर को आतंकी करार करने के लिए अपनी जो बैन था उसको हटाया है, यानी कि अब वो एक टेररिस्ट माना जाएगा दुनिया की नजर में। तो बहुत शानदार, एक बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत खुशी की बात। ठीक है, बीएस जयसवाल डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, रागी साहब आ रही हूं। जयसवाल साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट, आप दोनों के पास आ रही हूं। रागी जी आ रही हूं। जयसवाल साहब, बड़ी कामयाबी, आखिरकार चीन डर गया और कम से कम घिर गया पूरी तरह से। उसको पता था कि पाकिस्तान का मुखौटा जैसे हट चुका है विश्व के सामने, अब मसूद अजहर का साथ देना बहुत भारी गलती होती और हिंदुस्तान को एक बड़ी जीत हासिल हुई आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में। ये आपने सही कहा कि ये एक बहुत ही बिग अचीवमेंट है और चाइना ने क्यों रिलेंट किया है इसका भी कारण है। इसका कारण ये है कि इस वक्त चाइना की फिलॉसफी है इकोनॉमिक ग्रोथ। चांसेस थे कि चाइना भी आइसोलेट होना शुरू हो जाएगा अगर वो टेररिज्म का साथ दे, इसलिए वो ये नहीं चाहता है कि इसमें कोई हिंसा आए। दूसरा, उनको भी इस चीज का खौफ हो रहा है कि पाकिस्तान में जिस तरह जो इस्लामिक टेररिज्म आ रहा है, इसका असर उनके जिनजियांग प्रोविंस में हो सकता है। तो उनको अभी कदम लेना चाहिए कि वो भी टेररिस्ट पॉलिटिशियन करते हैं, उनको जो है। हमजा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। जयसवाल साहब, कुछ आपके आवाज में प्रॉब्लम है। हमजा, बड़ी खबर पाकिस्तान में, क्या इस पर अभी तक कोई भी रिएक्शन? जिस मसूद अजहर का पनाहगाह बनाया हुआ था पाकिस्तान ने अपने मुल्क में, खुले तौर पर कभी पता चलता था लाहौर में है, कहीं रावलपिंडी में है, उस मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया गया है। कैसे मुंह बचाएगा इस मुद्दे पर पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान की अभी तक ऑफिशियल रिएक्शन कोई नहीं आया है, लेकिन ये जरूर हमारे पास सोर्सेज ने बताया है कि पाकिस्तान और चाइना की बातचीत इसके ऊपर चल रही थी और पाकिस्तान ने चाइना के साथ बातचीत करने के बाद ही बीजिंग ने अपना जो रिजर्वेशन थी वो वापस ली है, अपना ऑब्जेक्शन वापस लिया, जिसकी वजह से हमेशा से 3 दफा, पिछली दफा भी मसूद अजहर को यूएनएससी के टेरर प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन और प्रिस्क्राइब्ड इंडिविजुअल के लिए उसको डेजिग्नेट नहीं किया जा सका था। इस दफा पाकिस्तान से चाइना की बात हुई और पाकिस्तान के कंसेंट देने के बाद ही चाइना ने अपना ऑब्जेक्शन वापस लिया है। तो पाकिस्तान का अभी ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से पॉजिटिव गो अहेड दिया है कि मसूद अजहर को अब दहशतगर्द यूएनएससी के प्लेटफॉर्म पे दिया जाए ताकि पाकिस्तान भी उसके खिलाफ एक्शन ले सके। और ये ना भूलिए कि अब क्योंकि ये हो चुका है तो पाकिस्तान अब इस किसी भी तरह का रीजनिंग नहीं दे सकता कि वो मसूद अजहर के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। पाकिस्तान को अब एक्शन लेना पड़ेगा। उनके ऊपर ग्लोबल बाइंडिंग आ चुकी है यूएनएससी की तरफ से कि अब मसूद अजहर जो पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफिशियल इस चीज को बार बार कह चुके हैं, अब उनको उसको अरेस्ट भी करना पड़ेगा, उसके खिलाफ एक्शन भी लेना पड़ेगा। और जहां पुलवामा का ताल्लुक है तो पुलवामा के ही हवाले से उनको आगे से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। महत्वपूर्ण बात आपने कही है, जिस ग्लोबल बाइंडिंग यानी अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता की आप बात कर रहे हैं, उसको मानते हुए पाकिस्तान पर अब यह दबाव होगा कि वो जल्द से जल्द हिरासत में ले, गिरफ्तार करे मसूद अजहर को और उस पर कार्रवाई करे। बहरहाल पाकिस्तान पर रहेगी नजर। एक लाइन में जल्दी से रागी जी कमेंट, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो रहा है। देखिए, बस 2 लाइन में बोल रहा था, मोदी है तो यही मुमकिन है, यही मुमकिन है। देखिए, आपने मोदी जी से नहीं चुनावी फायदा, मतलब खबर आते ही चुनावी फायदा। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं। अमेरिका रादर देन चीन ने पाकिस्तान को समझाया, वो गलत बोल रहे हैं, चीन ने पाकिस्तान को समझाया कि वेस्टर्न पावर का दबाव हम पर बहुत ज्यादा है, हम इसे झेलने की स्थिति में नहीं है, इसलिए हम ऐसा करने के लिए जा रहे हैं। और इमरान खान और बीजिंग के बीच में जो वार्ता थी उसका एक जल्दी से एक लाइन से बाहर के अखबारों को आप पढ़ लीजिए, ये बातें चुनाव में मत जोड़िए इसे। इसमें देश की विक्ट्री है, देश की विक्ट्री है, मगर हमारी असली विजय जब होगी जब मसूद अजहर को 26/11 से लेकर उसके बाद जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं उनके लिए यहाँ पे लाया जाए। उससे पहले हमें खुश होने की जरूरत नहीं है। ब्रेक के हमारे सैकड़ों भारतीय मारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।